फ्रेंड्स, पीएम मोदी ने बिफोर हिज बर्थडे एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया था इंग्लिश सीखने के 16 इंपॉर्टेंट टिप्स। ये 16 इंपॉर्टेंट टिप्स अगर आप सीख जाएंगे तो वाकई में इंग्लिश आ जाएगी। हम लोगों को पहले ही मालूम था, लेकिन उन्होंने जब बताया तो ये और भी जो है विश्वास हो गया। वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उसका लिंक नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो मैंने टीवी पर देखा था। वो उन्होंने कहाँ पर बोला वो मुझे मिल नहीं सकता है। लेकिन ये 16 इंपॉर्टेंट टिप्स अगर आप सीख गए तो मैं गारंटी बताता हूँ, आपको देता हूँ कि आप कभी भी अंग्रेजी से पीछे हट नहीं सकते हैं। इंग्लिश आपकी चेरी बन जाएगी, गुलाम बन जाएगी। ठीक है, ये आप देखिए, बहुत ज़रूरी है, जो कि हर एक टीचर्स आपको समझाना चाहता है, वो मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो देखिए 16 सूत्र जो महासूत्र हैं पीएम मोदी जी ने बताया है, वो कौन सा बताया है। और एक बात आपको तो ध्यान ही है, वी आर नॉट सो फ्लुएंट इन इंग्लिश as Hindi because Hindi is our mother tongue and we have been habitual to speak Hindi since our childhood. But as far as English speaking is concerned, we can say that we can express our thoughts. That's it. So far as I think, मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा। वीडियो जो उन्होंने बताया है वो सारी डिटेल मैंने बताई है। वो 16 सूत्र का डिटेल क्या है, उन्होंने जो बताया वो कैसे हम समझ सकते हैं, ये आप देखिए। और अंग्रेजी पक्का आपको आ जाएगी। ऐसा वीडियो कहीं भी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये मैं स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। आप कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा आपको लगा। ये महामंत्र है, आप देखिए। आज तक जो आप परेशान रहे कि अंग्रेजी आपको नहीं आती है, उसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे ग्रामर का बहुत बड़ा कारण है। आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन का अर्थ है अनुवाद। अनुवाद वास्तव में एक कला ही है जो और कलाओं के समान अभ्यास तथा परिश्रम से आती है। यह बात याद रहे कि अनुवाद में भाव प्रकाशन यानी एक्सप्रेशन नहीं होता, परंतु एक भाषा में दिए हुए पैसेज की दूसरी भाषा में यानी एक भाषा में दिए हुए पैसेज को दूसरी भाषा में बदल देते हैं। यही अनुवादक का मुख्य कार्य यानी ट्रांसलेटर का यही कार्य होता है और हमें आपको यही सीखना है। ठीक है, अपने भाव को प्रकट करने की अपेक्षा दूसरे के भाव प्रकट करना बहुत कठिन होता है। इसके लिए ट्रांसलेशन करते समय दोनों भाषाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी हमें बाइलिंगुअल होना चाहिए। ठीक है, बाइलिंगुअल होना यानी द्विभाषीय होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको अंग्रेजी सीखना है तो आपको अपनी मातृभाषा का नॉलेज होना चाहिए। हिंदी से अंग्रेजी में जाएंगे तभी ना सीखेंगे। विद्यार्थियों को चाहिए, यानी आप लोगों को चाहिए कि ठीक तरह से अभ्यास कीजिए और जो बेसिक ग्रामर के रूल हैं उनको हम लोग फॉलो करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा है बेसिक ग्रामर का रूल, वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी का मतलब होता है ग्लॉसरी यानी शब्दकोश, जिसे कहते हैं डिक्शनरी आप बोल सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, शब्दावली अनुवाद की जान है। शब्दावली अनुवाद की जान यानी शब्द अगर आपको नहीं पता, वर्ड मीनिंग नहीं पता है अगर आपको, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना स्टूडेंट, ध्यान दो, इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं करती है। इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं करती है। अगर मान लो बताना हो कि आप मुझे समझाओ, तो आप समझाने का अंग्रेजी क्या अंडरस्टैंड लेंगे, कैसे मोड़ेंगे, आप कैसे लेंगे मुझे समझाओ, तो आप सीधा बोलना पड़ेगा प्लीज एक्सप्लेन मी। एक्सप्लेन माने समझाना होता है, एक्सप्लेन माने विस्तृत रूप से वर्णन करना होता है, उसका वर्णन विस्तृत रूप से करना होता है। प्लीज एक्सप्लेन मी हो गया। नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड, आप मुझे समझाइए। ठीक, तो मेक मी अंडरस्टैंड जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, सीधा सिंपल लैंग्वेज में कर दीजिए। ठीक है, मान लो आपको कहना हो गया कि मैं दुखी हूँ, आई एम सैड, तो आपको सैड अगर नहीं आता तो आपको कला आनी चाहिए, उसकी जगह पर दूसरा प्रयोग आई एम नॉट हैप्पी, यानी मैं खुश नहीं हूँ, अर्थात आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। इस तरह से आप अपोजिट वर्ड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। आप सैड आता, आपको हैप्पीनेस भी आता है, दोनों अगर आता तो आप कर लेंगे। तो ये तिकड़म जो होता है ना, ये झंझट जो होता है, ये कला है। ट्रांसलेशन एक कला है, बहुत ही प्यारी है। आपको केवल इसमें इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि जब मज़े लेकर पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल पढ़ते रहेंगे, और मज़े लेकर नहीं पढ़ेंगे, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो आप अंग्रेजी का ट्रांसलेशन ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं पूछूं कि आपने परसों क्या खाना खाया था या 3 दिन पहले क्या खाया था, तो क्या आपको याद है? नहीं याद है ना। अगर बता दूं क्या वो मगरमच्छ वाली कहानी और बंदर वाली कहानी याद है, जो जामुन तोड़ तोड़ को देता था मगरमच्छ को, वो अपनी वाइफ को खिलाता था, पता है ना? वो वाली कछुए और खरगोश वाली कहानी याद है ना? कितने समय से पहले आपने उसको पढ़ा था, सुना था। क्यों? चूंकि उसमें आपको मज़ा आता है। एक बार कही हुई चीज़ आपको कैसे याद हो जाती है वो चीज़? क्योंकि उसमें आपको मज़ा आया, आपको इंटरेस्ट आया। वैसे ही जब अंग्रेजी सीखने आइए तो टेंशन लेकर मत आइए कि मुझे प्लीज़ सर सिखा दीजिए, मुझे बच्चों को अपने सिखाना है। कोई हाउस वाइफ आकर बोलती है तो कभी सीख नहीं पाएगी। आप अंग्रेजी सीखने आते तो टेंशन लेकर आते हैं, सर मुझे नंबर लाना है, मुझे प्रॉब्लम इसलिए सिखाओ, तो आपको स्ट्रेस होता है, इसलिए आपको वो ट्रांसलेशन अंग्रेजी वो नहीं आती है। तो स्ट्रेस लेकर कभी पढ़ाई मत कीजिए, मेरी बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, लेक्चरबाजी नहीं हो रही है, ये मोटिवेशनल चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ बनने जा रही है। वीडियो स्किप मत कीजिए, मेरी बात को समझते रहिए। तो वोकैबुलरी आपको मजबूत करना है, उस पर ध्यान देना है। इसके लिए आप बेसिक ग्रामर की किताब ले सकते हैं, डिक्शनरी भी आपकी काम कर जाएगी। देखिए, इसके ज्ञान के बढ़ाने के लिए
आपको शब्दकोश का अक्सर जो है अवश्य प्रयोग करना चाहिए। जितना भी अन्य पुस्तकें पढ़ सकें उतना पढ़िए। समाचार पत्र भी लाभदायक हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा भाषण सुनना हो गया, ठीक है, या अब तो बहुत सारा जो है आपको ऑनलाइन वीडियो पे ही तमाम सारा मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, गूगल से पूछ सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपके पास में है, तो आप इनसे जो है अपना शब्दावली, अपना जो है वोकैबुलरी मजबूत कर सकते हैं। ये जान है, समझिए मैंने क्या लिखा, शब्दावली अनुवाद की जान है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। कितना भी ग्रामर आप रट लीजिए, लेकिन वर्ड मीनिंग कमजोर है तो आप नहीं कर पाएंगे। अब अंग्रेजी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। मैंने बोल दिया ना कि अगर लिखा है कि आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, या आई कैन बियर, मैं झेल सकता हूँ एवरी प्रॉब्लम, सभी समस्याएं। अब इसी समस्या को मैं बोल दूं सभी झंझावात में झेल सकता हूँ, सभी झंझट में झेल सकता हूँ, तो झंझट झंझावात में फंस गए हैं। मुझे बड़ी दुविधा है। अब दुविधा की अंग्रेजी क्या होगी? जिंदगी मेरी झंड है, क्या बोलेंगे? माई लाइफ इज इन ए मेस, MESS मेस। अब झंड का बोलेंगे क्या है इसका मतलब? इसका सीधा सा मतलब सेंस लगाइए, ठीक है। तो आपको वोकैबुलरी आपकी मजबूत करना पड़ेगा। वोकैबुलरी मजबूत बिना किए आप हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समझो उसको। तो वोकैबुलरी के लिए आप लोग बताया मैंने, डिक्शनरी ले लीजिए, बहुत बढ़िया है। बार बार उससे देखेंगे, कोई टेलीविजन का सीरियल का एपिसोड नहीं है भाई, अभी निकल गया अब अगले दिन नहीं आएगा। आप जितनी बार बुक खोलेंगे उतनी बार आपको मिलेगी, ठीक है। गूगल पर तो प्रॉब्लम है, चलो भाई बैटरी चली गई, रिचार्ज नहीं है, वो नहीं कर सकते, लेकिन बुक जो है 250-300 की आती है, 150-200 की भी आती है, कोई भी ले लीजिए आराम से। बुक को आज भी आप जो है हमेशा जो है साथी बनाइए, क्योंकि कहा गया ओल्ड इज गोल्ड, जो पुरानी चीज़ें बताई गई हैं वो फायदेमंद है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी बुक ले लीजिए, बहुत ही काम करेगी। कम से कम अगर आपको 500 शब्द भी याद आ गए, अगर आपको 500 शब्द की वर्ड मीनिंग याद है, तो अंग्रेजी चुटकी बताते फटाफट आप निकाल ले जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगला देखिए, नॉलेज ऑफ ग्रामर। ग्रामर का नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। व्याकरण के ज्ञान के बिना कोई भी भाषा ना ठीक से बोली जा सकती, ना ही लिखी जा सकती है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को इसका पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए आप एक नॉर्मल ग्रामर किताब ले लीजिए, कोई भी 10th लेवल की ले लीजिए, 8th लेवल की ले लीजिए, उसमें आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा, ठीक। और वैसे भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में देखो क्या होता है कि कोई भी जो यूट्यूबर है, जो यूट्यूब पर अपना वीडियो डाला, वो सिस्टमेटिक ढंग से आपको नहीं पढ़ा सकता है, ठीक। वो बहुत एकदम आज के बाद ये के बाद इसके बाद ये, वो सिस्टमेटिक में उल्टे सीधे डालता है। क्यों? क्योंकि उसको एक बिजनेस पर्पज से भी अपना काम करना, भाई हमको व्यूअर्स मिलना चाहिए, लोग बोर भी हो जाते हैं। लेकिन बुक जो होती है पक्का साथी होती है, जब भी चाहेंगे तब आप उसको पलट करके देख सकते हैं, और सिस्टमेटिक ढंग से उसमें आपको लिखा मिल जाएगा ग्रामर। तो ग्रामर के लिए आपको, ग्रामर के नॉलेज के लिए आपको एक बुक जरूरी है, बेसिक, वो ले लेना ही आवश्यक है, ठीक। जो भी आप मार्केट में जाएँ ले लीजिए, आपकी जो स्कूल की बुक है वो भी जो है फायदेमंद होंगी, यूजफुल होंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट हमारा जो है वो ये है, नॉट टू लिटरल ट्रांसलेशन। बहुत ज़्यादा लिटरल ट्रांसलेशन जो है आप नहीं करेंगे, यानी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जिसे बोलते हैं, कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना वो बड़ा झंझट है, कि जैसा लिखा है हम वैसे ही अंग्रेजी में करेंगे, ठीक। तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि कैसा लिखा है। अगर मान लो किसी ने कहा कि मेरे पिताजी का नाम, टीचर मान लो बोला, भैया खड़े हो जाओ बेटा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अब उसने बोला मेरे पिता का नाम है सुंदरलाल चड्ढा, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो आप क्या बताएंगे? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। सुंदरलाल चड्ढा का नाम क्या बताएंगे? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर, सुंदरलाल चड्ढा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। बस वही प्रॉब्लम है। अगर किसी ने कहा कि यू आर माई हनी बी, आप मेरी हनी बी हैं, तो क्या आप बोलेंगे? इसका मतलब कि मेरी हनी बी का मतलब मेरी मधुमक्खी हो तुम, इसका मतलब तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो सेंस लगाओ, लिटरल ट्रांसलेशन मत जाओ कि जैसा लिखी मौखिक लिखा हुआ लिटरली लिखा है वैसा ही हम ट्रांसलेट कर देंगे। उसको घुमाना सीखो, सेंटेंस को समझना सीखो, ठीक। अब एक देखिए, अगर मुझे देर हो गई कहना हुआ कि मुझे देर हो गई, तो आप सीधा बोल सकते हैं सॉरी सर आई एम लेट। आई एम लेट बोलना ठीक है, ठीक है। सॉरी फॉर बीइंग लेट भी बोल सकते हैं, आई गॉट लेट भी कह सकते हैं, मुझे देर हो गई। अब मैंने बॉम्बे में क्या बोला एक व्यक्ति को, सॉरी सर आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। जरा देखिए मैंने कितना उल्टा बोल दिया, वो मेरा सपगा गया बेचारा एकदम। आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम, इसका मतलब है मुझे देर हो गई। तो इतना क्या जरूरत है घुमाने की? सिंपल वे में आप बताइए किसी चीज को, सबसे आसान होता है, ठीक। उदाहरण में देखिए, लिटरल ट्रांसलेशन कैसे होगा। अगर किसी ने बोला तुम गधे के बाप हो, किसी ने बोल दिया तुम गधे के बाप हो, तो ऐसे बोलेंगे हम, यू आर द फादर ऑफ ए डंकी। यू आर द फादर ऑफ ए डंकी तो बोल नहीं सकते। इसका सेंस ये हुआ तुम गधे के बाप हो, यानी तुम उल्लू हो, तुम बेवकूफ हो। तो आप उस सेंस में इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो लिटरल ट्रांसलेशन हो गया कि यू आर द फादर ऑफ ए डंकी, जबकि होना चाहिए इट शुड बी, यानी होना चाहिए यू आर अ फूल, तुम एक मूर्ख हो। मतलब तुम गधे के बाप हो, इसका मतलब तुम मूर्ख हो, समझ गए ना। तो आपको तुम गधे के बाप हो ट्रांसलेट नहीं करना, क्योंकि 75% स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, वो जैसा लिखा रहता है वैसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वैसा नहीं चलता है, ठीक। स्टार्ट में चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो रूल इसमें लागू नहीं होगा। दूसरा लिटरल ट्रांसलेशन, मान लीजिए किसी ने कहा कि मित्र तुम आकाश के तारे तोड़ते हो। मित्र तुम आकाश के तारे तोड़ते हो, नहीं मतलब तुम बहुत बड़ी बड़ी डींग मारते हो, बड़ी बड़ी तुम हवाई फायर छोड़ते हो, ठीक है, भौकाल बहुत मारते हो, उसका कहने की मतलब है। तो तुम ऐसा नहीं समझोगे कि वो कह रहा है कि मित्र तुम आकाश के तारे तोड़ते हो,
उसका मतलब बोलेगा कि यू आर फार फ्रॉम रियलिटी, यू आर फार फ्रॉम रियलिटी, आप रियलिटी वास्तविकता से दूर हो। यानी फ्रेंड यू लिव इन फूज पैराडाइज, इसका मतलब ये हुआ कि मित्र तुम फूज के पैराडाइज में, मूर्खों के स्वर्ग में रहते हो। मूर्खों का स्वर्ग क्या होता है? मूर्ख लोग हमेशा कल्पनाएं किया करते हैं, अच्छी अच्छी हमेशा सपने देखा करते हैं ना, काम नहीं करते हो। तो मित्र तुम आकाश के तारे तोड़ते हो, इसका मतलब तुम मूर्खों जैसा हो जो कि आकाश के तारे तोड़ने की सोचते हो, बहुत ज़्यादा सपने देखते हो, ठीक है, रियलिटी पर विश्वास नहीं करते। तो आप इसका ट्रांसलेशन से नहीं करेंगे कि यू प्लक, है ना, यू प्लक द स्टार्स फ्रॉम द स्काई, फ्रेंड यू प्लक स्टार्स फ्रॉम द स्काई नहीं होगा कि मित्र तुम आकाश से तारे तोड़ते हो, बल्कि होगा यू लिव इन फूल्स पैराडाइज। अब फूल्स पैराडाइज क्या है? देखिए एक एडियम है, एडियम फ्रेज आपको मालूम, वो भी पढ़ना पड़ता है ना, बहुत बढ़िया होता है, उसको भी मैं याद करना जरूरी है, ये भी हम आपको बताएंगे एक एक करके। तो आप ये कर सकते हैं, या यू आर फार फ्रॉम रियलिटी, आप रियलिटी से फार हैं, दूर हैं। तो ये होता है कि लिटरल ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है, ध्यान देना है ग्रामर में, नहीं तो इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होगी, आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। चलिए आगे स्टेप बताते हैं आपको। देखिए अब आ गई बात वोकेबुलरी की, जो मैं छूट गया था पॉइंट, नीचे चला गया था। वोकेबुलरी में शब्दावली, तो शब्दावली को अगर आप लोग वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टैग याद करके याद कीजिए, टैग लगा करके। टैग का मतलब है किसी भी शब्द को कहीं से जोड़ दीजिए। ज़्यादातर क्या होता है, बड़े बड़े वर्ड में 2-3 वर्ड कंपाउंड वर्ड होते हैं, जिसमें छोटे छोटे वर्ड मिल करके तब एक अच्छा जो है वर्ड बना होता है। जैसे देखिए आपने देखा पीकॉक माने क्या होता है? पीकॉक माने मोर होता है ना, तो पी माने होता है मटर, और कॉक माने होता है मुर्गा। पी माने मटर, PEA, पी माने मटर, और COC के कॉक माने मुर्गा। तो मटर और मुर्गा मिलाकर बन गया मोर। अब किसी भी छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे तो मजा आ जाएगा कि भैया मटर और मुर्गा मिलाकर मोर कैसे बनता, जरा बताओ। तो ये है वोकेबुलरी का कमाल कि अगर आप उसको टैग करके कहीं जोड़ देंगे, ठीक है, उसका माने कहीं से हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। जैसे लेडीज फिंगर, अब लेडीज फिंगर माने क्या होता है? भिंडी होता है। तो लड़कियों की उंगली कैसी पतली पतली होती है, आप जानते हैं, लेडीज फिंगर महिलाओं की उंगलियां जो होती हैं। अब उसको पता है तो उसके दिमाग में आ जाए भाई ये सब्जी जो है लेडीज फिंगर होता है, मानी भिंडी होती है। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको टैग करके आराम से उसे याद कर सकते हैं, इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चौथा जो रूल है हमारा द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन में ये है कि अवॉइड स्लैंग एंड आर्केइक वर्ड। जो स्लैंग एंड आर्केइक वर्ड हैं, स्लैंग का मतलब होता है गंदे शब्द, जिसको गालियाँ भी बोलते हैं हम लोग, गली कूचे की भाषा जो टपोरी होती है। जैसे भी बोलना हो को व्हाट्सअप, अब व्हाट्सअप बोलेंगे इसका मतलब कि कैसा है भाई, है क्या है रे, क्या लवे कबे, जो बोलते नहीं क्या बे, स्लैंग ऐसे तो बोलते हैं हम लोग। का हो, कहाँ जात हो, कहाँ जात बड़े, ऐसा बोलते नहीं हम लोग, भोजपुरी देहाती में आपने देख सुना होगा, इसमें बड़ी तगड़ी लैंग्वेज है वो। तो कहाँ जात बड़े हो, का हाल है, कैसा हो भैया। तो स्लैंग वर्ड में एक प्यारा सा वर्ड यूज कीजिए, मतलब कि स्लैंग वर्ड बिल्कुल मत यूज, अवॉइड माने बचाइए, अपने को बचाओ, अवॉइड करो, परहेज करो, मतलब दूर करो, डोंट यूज, इसका मतलब अवॉइड माने डोंट यूज, ठीक है। स्लैंग गाली। अब व्हाट्सअप अगर बोलेंगे टीचर को तो गलत बात है, व्हाट्सअप अपने दोस्त यार को बोल सकते हैं जो आपके हम उम्र के लोग हैं। व्हाट्सअप क्या हाल है, इसका मतलब व्हाट्सअप माने क्या हाल है, ठीक। बॉम्बे में बोलते हैं क्या भिड़ू, क्या हाल है, क्या भिड़ू, कसा है तुम्हें, ऐसा बोलते नहीं ना मराठी में, कैसे हो आप। तो वो अच्छा प्यारा लैंग्वेज है ना, वो उस भाषा को आप पकड़ो, स्लैंग नहीं बोलेंगे, बल्कि आप बोलेंगे हाउ आर यू, वो ठीक है। आप बोलेंगे हाउ आर यू, हाउ इज़ लाइफ, हाउ इज़ एवरीथिंग, क्या हाल चाल है, वो चलेगा। लेकिन आप व्हाट्सअप नहीं बोल सकते किसी बड़े को आप। तो स्लैंग वर्ड नहीं यूज़ करना है। और आर्केइक वर्ड, आर्केइक वर्ड क्या है? आर्करी समझते ना, आर्करी जो होता है, आर्चरी किसे बोलते हैं? आर्चरी, धनुष, जो टेढ़ा धनुष होता है, धनुष जैसा टेढ़ा शब्द, इसका मतलब क्या हुआ? ऐंठू शब्द, बड़ा ऐंठू है। कहते नहीं बड़े भैया बड़ा तुरक मिजाजी आदमी है, तुनक मिजाजी, बड़ा ऐंठू आदमी, बड़ा उल्टा बोलता है, टेढ़ा बोलता है। मतलब बोलो तो फिर ऐसा मत बोलो कि एकदम बिल्कुल लाठी जैसे पढ़ रही हो, प्यारी भाषा बोलो, ऐसी लैंग्वेज बोलो जिससे अंग्रेज़ों ने बोला है, क्योंकि ये अंग्रेजी अंग्रेज़ों की है ना। तो अंग्रेज लोग बड़े ही हर बार में वो सॉरी, थैंक यू और प्लीज़ बोलते थे। कोई गलती जरा सा भी कहीं हल्का सा गलती हो गई, अगर उनको छींक भी आ जाती है, खांस भी देते हैं, खांसी आ जाती है, तो वो लोग सॉरी बोलते हैं अपने आप को, है ना, कि मेरी वजह से आपको दिक्कत हो गई। तो सॉरी बोलिए, थैंक यू बोलिए बात बात में, ठीक है, प्लीज़ बोलिए, प्लीज़ लगा कर बोलिए किसी बात को बोलना है तो, है ना। तो आर्केइक वर्ड नहीं बोलेंगे, सपाट लैंग्वेज में कम हेयर ऐसा नहीं बोल सकते हैं, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, आप उसमें प्लीज़ लगाओ। तो वो कहा गया है कि अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसमें बढ़िया सा मतलब अच्छे शब्दों को यूज़ कीजिए। मेरे ख्याल से आपको यही चाहिए भी था कि हाँ भाई कम से कम हम अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसमें क्या ज़रूरत होती है, किस प्रकार के सेंटेंस बनाए, तो उसमें जो हमारे एटिकेट होते हैं ना, जो शिष्टाचार होता है हमारा, वो क्या होना चाहिए, हमें मैनरलेस नहीं होना, मैनर में रखना, ठीक है, किसी चीज़ को। तो अब देखिए उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जो शब्द आप यूज करें उस स्लैंग टाइप का ना हो, कहने मतलब जैसे, और दूसरी कुछ और चीज़ें हैं जो उचित शब्द हैं उन्हीं को आपको रखना है, ठीक। आप उचित शब्द देखिए हमने अगला लिखा है, ये तो हो गया आपका, क्लियर हो गया। और यहाँ पर प्रॉपर वर्ड जो मैंने लिखा है, कि प्रॉपर वर्ड रखिए, उसको भी ध्यान दीजिए आप, चूजिंग प्रॉपर वर्ड। ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। मान लो आपको लिखना कि यू आर वेरी क्यूट, आप बहुत ही क्यूट हैं,
ठीक। यू आर वेरी क्यूट, आप बहुत ही क्यूट है, तो आपको वेरी का यूज कम करना है। वेरी क्यूट, वेरी शब्द को हटाओ, पुराने हो गए कहने का मतलब, वो ख्याल जो है पुराने हो गए, पुरानी चीज़ों को हमें बहुत कम करना, ठीक है। तो यू आर वेरी क्यूट की जगह मतलब आप बहुत सुंदर है, उसकी जगह पर सीधा एक वर्ड रखो, यू आर एडोरेबल। एडोरेबल जो बहुत ही चलता है, पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है, यू आर एडोरेबल। ये मॉडर्न इंग्लिश हो गई है, मतलब कि आप जो बेसिक में सीख रहे हैं उसको मॉडर्न में हम ऐसे बनाते हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं इधर उधर, एक दो शब्द का फर्क हो जाता है और बाकी वही सब कुछ रहता है। तो ये प्रेजेंटेशन है, यानी अपनी प्रेजेंटेशन आप कैसे देंगे, जब बोलेंगे सामने वाले के लिए कोई भी चीज़ बोलेंगे, तो अपना प्रेजेंटेशन, जो अपना पर्सनालिटी आपकी उभर कर आएगी, आपकी बातों में जो लहजा झलकेगा वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भी घुमा कर नहीं बोला जा सकता, बहुत ही बेहतरीन बोला जा सकता है और टू दी पॉइंट बोला जा सकता है। टू दी पॉइंट बोलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना शॉर्ट में और कंसाइज में अपनी बात को आप कह सकते हैं। तो दिस मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो था यू आर वेरी क्यूट, तो आप बोलेंगे यू आर एडोरेबल। और अगला आप वेरी में देखिए, सेकंड एग्जांपल आपका है दिस मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बोलना कि ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है, दिस मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी को आपको हटा करके करना है क्रूशल। क्रूशल एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है, दिस मीटिंग इज क्रूशल, CRUCIAL है ना, दिस मीटिंग इज क्रूशल, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप दे देंगे, एक वर्ड बोल दिया बस, समझे इंप्रेशन आपका जम गया। अगला देखिए, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ। आई एम वेरी टायर्ड बोलना है आपको, तो आपको टायर्ड बोलने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए बहुत ही बढ़िया वर्ड, इसका सिनोनिम है, एक अच्छा वर्ड है, आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड मतलब होता है मैं बहुत थक गया हूँ। तो आपको वेरी, जो वेरी का एग्जिस्टेंस है यानी वो हट जाएगा, और ये इंप्रेसिव वर्ड आपके जो है आपकी प्रेजेंटेशन दमदार बना देंगे। अब चूजिंग प्रॉपर वर्ड देखिए, इसी में लोग लगा हुआ है। अवॉइड स्लैंग में 4 और 5 ये बिल्कुल इंटरकनेक्ट हैं, समझ लीजिए एक दूसरे से तालमेल रखते हैं बिल्कुल, ठीक। तो चूजिंग प्रॉपर वर्ड को चूज करना, यानी उचित शब्दों का जो है आपको चुनाव करना है बोलते समय, लिखते समय। कैसे, एक बार देखिए, एक सभा हो रही थी, तो बहुत नामी जो है लेखक रहे हैं, खुशवंत सिंह जी, पंजाबी हैं। तो उन्होंने ऐसे वर्ड, मतलब कि एक एग्जाम्पल है, मैं कुछ ऐसा लंबा चौड़ा उसमें बताऊंगा नहीं, आपको इतना बताऊंगा कि वहाँ पर बोलना था कि गांधी जी दूरदर्शी थे। गांधी जी दूरदर्शी थे। दूरदर्शी कौन होता है, जो दूर की सोचने वाला होता है, विवेकी होता है, किसी बात का नीरछीर विवेक का उसके अंदर गुण होता है, जैसे कि दूध और पानी को बगुला जो होता है ना, वो नहीं कर सकता, हंस जो है अलग कर सकता है ना। तो गांधी जी वाज ए टेलीस्कोप लिखेंगे क्या, दूरदर्शी मतलब, गांधी जी वाज ए टेलीस्कोप तो होगा नहीं, क्योंकि दूरदर्शी मतलब टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप मशीन होती है, बहुत बारीक चीज़ें, माइक्रो चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप जो होता है हम लोग यूज करते हैं। और टेलीस्कोप क्या होता है, जो खगोलदर्शी होते हैं, वेधशाला में यूज किया जाता है जो है ना टेलीस्कोप, जिसको दूरबीन बोलते हैं आप लोग। तो गांधी जी क्या दूरबीन थे, दूरदर्शी थे? इसका मतलब दूरबीन थे क्या? नहीं, ऐसा गलत है। उसका मतलब है गांधी जी बड़े ही बुद्धिमान थे, वो विवेकी थे, आगे की सोचते थे, भविष्य में क्या होने वाला वो अभी सोच लेते थे। तो ऐसी चीज को दूरदर्शी बोलते हैं, जो आगे की सोच को तुरंत समझ लेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो वहां लिखना चाहिए था गांधी जी वॉज फार साइटेड, फार माने दूर और साइट माने दृश्य होता ना, साइटेड माने देखने वाला, फार साइटेड थे। या प्रूडेंट बहुत अच्छा वर्ड है, गांधी जी वाज प्रूडेंट, PRUDENT, गांधी जी वाज प्रूडेंट या गांधी जी वाज फार साइटेड, ये करेक्ट है। और गांधी जी वाज ए टेलीस्कोप, ये गलत है। तो आपको उचित शब्द चुनना है, नहीं ठीक है ना, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, सही शब्द जहां पर जो सटीक शब्द बैठता है आपको फटाक से वही लगाना है। ये कला सीखते हुए, इतनी बारीकी सीखते हुए तुमको आगे धीरे धीरे कदम बढ़ाना है। चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन में जो 6 नंबर हमारा है, ध्यान देना हमको है कि उसमें हमें गलती नहीं करना, वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग। जो विराम चिन्ह होते हैं, कैपिटल लेटर होते हैं, है ना, और जो सेमी कॉलन है, कॉमा हमारा है, इन सब का जो यूज हम करते हैं वो हमें ढंग से करना है ना, ठीक है। वो भी सीखना जरूरी है, वो भी एक जो है अपना चैप्टर है ग्रामर की बुक में, अगर आप लेंगे तो उसमें दिया गया है पंक्चुएशन का सही रूल क्या है। तो कहने का मतलब आपको पूरा एक बार पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप सही ढंग से सही वे में बोल सकें। कहाँ पर हमको बोलते समय पॉज लेना है ना, जैसे भी बोलना हो, स्टॉप डोंट मूव, स्टॉप पर रुक जाओ, मत हिलना, तो क्या बोलोगे, स्टॉप डोंट मूव, ऐसे बोलोगे। आपको हल्का सा पॉज लेना पड़ेगा, PAUSE, पॉज माने हल्का सा रुकना पड़ेगा, आपको अल्प विराम लेना पड़ेगा, तो इसको अल्प विराम लोग बोलते हैं ना। कॉमा, स्टॉप डोंट मूव, मत भागो, यानी रुक जाओ, भागो मत, रुको, है ना। इसी को देखिए हिंदी में समझते हैं, मैंने कॉमिक्स पढ़ा हुआ था, तो उसमें बड़ा बढ़िया पैरा दिया गया था कि एक नीचे जो है जाता है, जो है हीरो जाता है, और उसको बताया गया रहता कि आपको चौराहा मिलेगा, मतलब एक टनल मिलेगी, सुरंग मिलेगी, सुरंग में एक चौराहा सा होगा, वहाँ पर आपको बड़े ध्यान से आगे बढ़ना है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, वहाँ पर बम विस्फोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो वहाँ पर तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा कि तुमको भागना है तेजी के साथ में, रुकना है कि क्या करना है। तो देखिए ऐसे लिखा हुआ था वहाँ पर, जब हीरो पहुँचता है तो वहाँ पर नीचे टनल में नीचे ज़मीन पर लिखा हुआ था रुको मत भागो। अब इससे कैसे पता लगेगा कि अगर मैंने कहीं कॉमा नहीं दिया तो क्या होगा, रुको मत भागो, रुको मत भागो, इसका मतलब रुको मत भागो, रुको मत भागो, ठीक है, रुको मत भागो, ये हो गया। अगला है रुको, कॉमा लग गया, रुको मत भागो यानी रुक जाओ, भागो मत। अगला है रुको मत बल्कि भागो। रुको मत के बाद कॉमा लगाया तो रुको मत भागो, और रुको पे कॉमा लगा दिया तो रुको मत भागो। ये इसका मतलब होता है। सोच लीजिए आपकी अगर पंक्चुएशन का सही यूज ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी निकल सकता है, इसलिए पंक्चुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब आगे देखिए 7वें नंबर पर इनडायरेक्ट स्पीच लिखा है, लेकिन एक बात आपको मैंने इसमें बताना मैं भूल गया, मैं लिखा मेंशन भी नहीं किया। देखिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी इनडायरेक्ट स्पीच में भी बोलना जरूरी होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में भी बात कर सकते हैं, जो डायरेक्ट में लिखा रहता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट में भी बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन इससे ज़्यादा कहीं जरूरी होता है आपका पैसिव वॉइस में बोलना, बहुत ही ज़रूरी है पैसिव वॉइस बोलना। एक बार मुंबई में था मैं, ठीक है, तो मैं मुंबई के जिस इलाके में था, अमिताभ बच्चन के बंगले के पास में जुहू में था मैं, ठीक है, तो वहाँ मैं HDFC बैंक में काम करता था, जुहू PD उसमें JBPD ब्रांच थी उसकी। ये एक कॉलेज है उसके सामने मैं ड्यूटी करता था अपना। तो वहाँ पर मैं क्या करता था, पंफलेट बांटता था कि भाई बैंक में जो है इतनी इतनी योजनाएं निकली हैं, आप लोग इसको पढ़िए, आकर हमारे यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा लीजिए। तो एक व्यक्ति ने बोला कि इंग्लिश में बोला मुझसे, हु टोल्ड टू डू सो, हु टोल्ड यू टू डू सो, आपको ये करने के लिए किसने कहा। तो मैंने बोला भाई कि वो, उसने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने बोला आई वॉज टोल्ड टू डू सो, मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया, दैट्स वाई आई एम डूइंग सो, है ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप सोचो ऐसा मैंने क्यों बोला। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था, यानी मैं बताया गया हूँ। आई वॉज टोल्ड टू डू सो, मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया। तो आपको पैसिव में बोलना पड़ सकता है, पैसिव वॉइस में बहुत ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। लेट हिम गो, उसे जाने दो, ये सब चीज़ें सीखिए आप, है ना। बहुत ही ज़्यादा पैसिव वॉइस अगर आपको आ गया तो मज़ा आ जाएगा। पैसिव के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पैसिव वॉइस बोलते हैं। अगर वो आ गया समझिएगा 10% मुट्ठी में आपकी आ गई इंग्लिश, यानी 100 में से 10 समझ लिए पैसिव वॉइस में आ जाती है। चलिए बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। तो देखिए आई सेड व्हाट आर यू डूइंग, आई सेड व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा, मैंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो। तो हम क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, इंट्रोगेटिव में ऐसे भी बात कर सकते हैं कि आई सेड व्हाट आर यू डूइंग, और इसको हम डायरेक्ट में ऐसे कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट में बनाकर कैसे बोलेंगे, आई सेड व्हाट आर यू डूइंग का आई आस्क्ड होगा, चूंकि हम पूछ रहे हैं ना। तो आई आस्क्ड, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, मैंने उससे बात किया। और आगे वही रूल लगेगा, कॉमा हटाकर व्हाट लगाएंगे, व्हाट और सब्जेक्ट पहले जाएगा। तो यू का क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमने माना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही मान लिया है, हिम, तो व्हाट ही वॉज डूइंग, ठीक। अब इस समय ध्यान दीजिए कि जो रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट टेंस में जाएगी। आगे देखिए मैंने लिखा है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, सीक्वेंस का मतलब क्रम होता है, जिसका ऑर्डर होता है टेंस का, कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेज जो है टेंस के क्रम के अनुसार बोलने में यह है कि रिपोर्टिंग पर हमारी अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होनी चाहिए। अगर रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यानी कॉमा के अंदर का टेंस नहीं बदलता है, ये ध्यान दीजिए आप, ठीक है। अगर यहाँ पर ही सेज देखिए नीचे लिखा है तो आई रोट दिस लेटर, यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो क्या होना चाहिए था, अगर रिपोर्टिंग पर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट फ्यूचर में है तो टेंस इसका नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ही सेड आई एम राइटिंग, उसने कहा मैं लिख रहा हूँ, तो इसको हम पास्ट में बोलेंगे। जब उसने कहा उस वक्त किसी बात को मैं लिख रहा हूँ तो उसको पास्ट में ही बताएंगे कि ही सेड दैट ही वाज राइटिंग, उसने कहा कि वो लिख रहा था, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो आगे टेंस नहीं बदलेगा। ही सेज आई रोट दिस लेटर, तो ही सेज दैट ही रोट दिस लेटर, इस टाइप का हो जाएगा। तो हमें इस बात को बहुत ही ध्यान रखना है। अब 2-3 और बच गए हैं, वो भी देख लीजिए, बहुत ही ज़रूरी आपके लिए है। फिर आपको क्लियर पता लग जाएगा कि हमें अंग्रेजी जो है हिंदी से अंग्रेजी बोलेंगे, किन किन बातों को बहुत ध्यान देना पड़ता है ग्रामर के मुताबिक अगर हमें चलना है तो। देखिए 9 नंबर पर केस हमारा आता है, बहुत ज़रूरी। केस माने होता है कारक, कारक का मतलब वही सब्जेक्ट जो आपका होता है, कर्ता, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देखिए कारक में केस में 3 है। एक नॉमिनेटिव केस है, इधर देखिए मैंने चार्ट बना दिया है, और इस पर स्पेशल एक वीडियो मैंने बना कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें लिंक दिया गया है, उस पर आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आप सीधे चैनल पर जाकर चेक कर लेना। केस में बहुत बढ़िया सिखाया गया है। तो ये बहुत ही आसान फार्मूले में सिखाया गया केस कैसे होता है। केस के बिना बहुत गड़बड़ है। 90% स्टूडेंट जो बिगनिंग करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, उनमें बहुत गड़बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए अभी अपने आई माने मैं होता है, आई माने मैंने, कितनों को तो यही नहीं पता कि आई माने मैं, आई माने मैंने होता है, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है,
जिसमें काम किया जाता है, जिसके बारे में बात किया जाता है। तो देखिए हमने इधर डाल दिया है और जिसके बारे में बात किया जाता है ना, ठीक है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, यानी कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का जिस पर असर पड़ता है, जिसका फल पड़ता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद पॉजिटिव केस हमारा आता है अधिकरण कारक, जिसमें किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर, किसी भी संपत्ति पर हमारा अधिकार प्रकट होता है, तो 3 नंबर पर जाता है। ठीक है, तो पहले का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर चार्ट पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर यहाँ ही, हिम, हिज, देखिए ये 3 है, ही, हिम, हिज। तो पहले बोलेंगे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ये पहली वाली जो रो में है, पहली वाली कतार में। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक। तीसरा पॉजिटिव केस है, जो कि कोई चीज़, कोई वस्तु पर अधिकार बताती है। मान लीजिए हमने एक सेलेक्ट किया एक केस को, ही माने वह। अब ये जान लो कि ही माने वह होता है और उसी मतलब उसने भी होता है। ही माने वह, ही माने उसने। शी जो है स्त्रीलिंग के लिए चलता है, शी, हर, हर, ये मैंने लिखा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको पता ही है कि ही, हिम, हिज और शी, हर, हर होता है। अब वो शी, हर, हर, 2 हर आता है, कौन मालूम? तो जो दूसरा वाला ये हर आएगा, ये सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद आता है, ठीक है। और तीसरा वाला जब आएगा तो कोई वस्तु पर अधिकार प्रकट होगा, जैसे इट इज हर बुक, ये उसकी किताब है, ऐसा होगा। तो तीसरा वाला बुक के पहले आ जाएगा, किसी वस्तु या संपत्ति के पहले जब आता है, ठीक है, तो ये तीसरा वाला लगता है। जैसे कि वह राम है, ही इज राम हो गया। अब जिसके बारे में बात करें वो पहले लगा दे ही, सब्जेक्टिव केस हो गया, नॉमिनेटिव केस, ठीक है, कर्ता कारक, तो ही इज राम। अब मैं उसे देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आई माने मैं और मैंने, देखो पहला मैंने लिख दिया, पहली कतार को आप ने बोलेंगे। ही माने वह, ही माने उसने, आई माने मैं, आई माने मैंने, बी माने हम और बी माने हमने, यू माने तुम और यू माने तुमने या आपने, ये ऐसे ही याद करेंगे तभी याद होगा। फिर दे माने वे और दे माने उन्होंने। उन्होंने, ज़्यादातर ही और दे में बहुत कन्फ्यूजन बच्चे करते हैं। मैंने पहला सेंटेंस लिखा, उसने उन्हें देखा। अब उसने में उन्हें का फर्क देखिए क्या है, जहाँ पर उन लगेगा, जहाँ पर उन होगा वो दे वाला पोर्शन है, ठीक है। तो कैसे इसे समझते हैं, ही माने उसने मुझे देखा। अब मुझे के लिए आप मी लगाएंगे। अब यहाँ दूसरा वाला देखो, ए से को मैंने लिखा हुआ है, ये दूसरे वाले को ए से को लगाएंगे, जैसे ही माने वाह और ही माने उसे, ए की मात्रा लगेगी, उसे, उससे, उसको, उसे, उससे, उसको, ए से को ये लगेगा। मी माने मुझे, तो मुझे ए की मात्रा लगी है, मुझसे, मुझको, 3 मतलब निकलेगा। मी का मतलब निकलेगा मुझे, मुझसे, मुझको। वैसे ही अस माने होता हमें, वी माने हम, वी माने हम या हमने, और अस माने हमें, हमसे, हमको, ए से को ये निकलेगा, ठीक है। और माने हमारा, हमारी हो जाएगा, या अपना, अपनी हो जाएगा। वैसे ही आई का बोलेगा, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, तो आई रीड माई बुक, क्योंकि आई के साथ में माई लगेगा। और सारे स्टूडेंट ने देखा अधिकतर गड़बड़ कर देते हैं, आई के साथ में आवर लिख देते हैं। आई रीड आवर बुक, अपनी, वो अपनी के लिए जो है आवर का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, ये गलत है। वी के साथ में आवर लगता है, ध्यान दीजिएगा आप। वी माने हम, आवर माने हमारा, हमारी या अपना, अपनी, इसलिए देखो ऊपर लिख दिया हमने अपना, अपनी, नानी काकी, ये तीसरा वाले में नानी काकी मैंने लिखा है। नानी में अपना, अपनी होगा या उसका, उसकी होगा या उनका, उनकी होगा, ठीक। और बाकी अगला जो है हमारा, हमारी, ये आपका इसमें हो जाएगा, तुम्हारा, तुम्हारी हो जाएगा, ठीक। तो ये नानी काकी से लिखा है, अपना, अपनी। आप बोलेंगे वो अपनी किताब पढ़ता है, तो ही रीड्स हिज बुक हो जाएगा, अपनी पढ़ता है, ठीक। मैं अपनी पढ़ता हूँ तो आई रीड माई बुक हो जाएगा, अपना, अपनी के लिए। हम अपनी पढ़ते हैं तो वी रीड आवर हो जाएगा, अपना, अपनी के लिए हम। तुम अपनी पढ़ते हो तो यू रीड योर हो जाएगा, अपना, अपनी के लिए। और दे रीड देयर, वो अपनी पढ़ते तो देयर होगा, ठीक, इस प्रकार से होगा। अब उन्हें, उनसे, उनको के लिए देम लगाइएगा। तो ये केस तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बिना आप गड़बड़ कर देंगे, ठीक से सेंटेंस बना नहीं पाएंगे। तो देखिए, उसने उन्हें देखा, ही सा देम। अब ही माने वह और ही माने उसने होता है ये, और उन्हें के लिए होगा देम, ये बीच वाला लगता है, उन्हें, उनसे, उनको, ये 3 मतलब निकलेगा। फिर मैंने अपनी किताब पढ़ी तो आई रीड माई बुक होगा, अपनी के लिए मैंने अपनी, तो आई के लिए, अपनी के लिए माई लगता है। तुमने मुझे देखा, यू सा मी हो जाएगा, मुझे, मुझे, मुझसे, मुझको, तीनों के लिए जो लगेगा वो मी लगेगा। अब उसने मुझको पीटा, ही माने वह, ही माने उसने। अब बीट माने बीट, बीट, बीट होता है। बीट माने पीटा, किसे पीटा, मी माने मुझको, मुझसे, मुझको, ठीक है, मुझे, मुझसे, मुझको, तीनों का होगा ये बीच वाला, ठीक है। मी माने मुझे, मुझसे, मुझको, ऐसे ही सब हो जाएंगे ऐसे को। ये सूत्र आप बिल्कुल कायदे से पढ़ दीजिए, हमने इधर लिखा हुआ है केस का, इसको क्लियर कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं कंस्ट्रक्शन पर। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो ढांचा उसका बना हुआ है, किसके बाद क्या आना चाहिए, ये जो तरीका है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। देखिए, आई साइस ने काई रहने बे। अब कोशिश ये करेंगे कि कंस्ट्रक्शन बहुत लंबा चौड़ा ना हो जाए, ठीक है। शॉर्ट तरीके में आपको सेंटेंस को बना लेना है, उसी में अपनी बात को कह देना है, ये तरीका सीखिए। देखिए, एक सेंटेंस हमारा है, आई साइस ने, मैंने सांप देखा,
आई रैन अवे में भाग गया, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंस को इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, इसको एक ही सेंटेंस में बनाएंगे, इसको सिंपल तरीके से बनाएंगे कि मैंने सांप देखा, मैं भाग गया। अब कारण क्या था? सांप ने देखना, और परिणाम क्या था? भाग जाना। तो कारण वाला और परिणाम वाला सेंटेंस अगर होता है तो जो कार्य सबसे पहले होता है उसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए। अब सा का फर्स्ट फॉर्म सी है, उसमें आईएनजी लगा दीजिए, सिंग हो गया। दोनों तरफ आई आई है, ये पहला वाला हम जो है सब्जेक्ट का लोप कर देंगे, ओमिट कर देंगे, काट देंगे। अब बचा हमारा सा, इसका फर्स्ट फॉर्म है सी, सी में आईएनजी लगा दीजिए। पार्टिसिपल्स इसको बनाते हैं जिसका मतलब करके या हुए होता है। तो सीइंग अ स्नेक, सांप देख करके आई रैन अवे, हो गया क्लियर। ये देखिए बनाया इधर, सीइंग अ स्नेक कॉमा आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो आई सा स्नेक आई रैन अवे को शॉर्ट में बना दिया, सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे, सांप देखकर मैं भाग गया। इसी प्रकार और भी आप बना सकते हैं। अब देखिए आई गॉट लेट, बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने बता दिया ना, मुझे देर हो गई, आई गॉट लेट। या दूसरा तरीका आई एम लेट, ये आई एम लिखा जरूर है लेकिन पास्ट टेंस में इसका सेंस जाएगा, प्रेजेंट में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आई एम लेट इसका मतलब पास्ट टेंस है, मुझे देर हो गई। आई गॉट लेट या आई एम लेट। अब इसी को अगर आप बोलेंगे तो एक तीसरा भी होता, बहुत बड़ा सेंटेंस है, उसको बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। मैं एक बार मुंबई में बोला था, फंस गया था, अच्छा नहीं लगा मुझे खुद भी। देखिए आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम, आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम, इसका मतलब मुझे देर हो गई। तो क्या आप इसको चूज करेंगे, किसको चूज करेंगे? जैसे मुझे चूज कर रहे हैं, कितना लंबा बोल रहा है यार, अरे भैया ये बहुत बड़ा है आपके लिए, गोल्ड है, गोल्डन चांस है, लंबा वीडियो नहीं, इसको देखिए प्यार से, समझिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। मैं खंगाल डाला हूं, मैं भी स्पेशल वीडियो ही लेकर आ रहा हूं आपके लिए। तो देखिए वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर का मतलब होता है शब्दों का क्रम जो होना चाहिए, वर्ड का क्रम जो होना चाहिए वो सटीक होना चाहिए, बढ़िया ढंग से होना चाहिए। जैसे देखिए मैं आम खाता हूं, अब हिंदी में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब होती है। पहले सब्जेक्ट कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगी। यानी हिंदी का कैसे बनेगा, कर्ता कर्म क्रिया, और इंग्लिश में बनता है कर्ता क्रिया कर्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हिंदी में बनता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और इंग्लिश में बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, मैं आम खाता हूं, अब सब्जेक्ट हो गया मैं, ऑब्जेक्ट हो गया आम, और खाता हूं हो गया वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये हिंदी में हो गया। अब इंग्लिश में ऐसा नहीं चलेगा, सब्जेक्ट बाद में उसमें वर्ब आएगी। जैसे देखिए सब्जेक्ट आई हो गया, आई माने मैं, और वर्ब का हो गया ईट माने खाता हूं, आई ईट, और ऑब्जेक्ट हो गया मैंगोज या मैंगो, ठीक है, आई ईट मैंगो। इस तरह से बनता है, ठीक है। तो आपको शब्दों का क्रम जो है ऐसे रखना है, ऐसे नहीं जैसे हिंदी में लिखा हुआ, ऐसे कि मैं स्कूल जाता हूं तो, या मैं स्कूल को जा रहा हूं, या मैं स्कूल से आ रहा हूं, तो आपको वैसा लिखना, मैं स्कूल जाता हूं तो आई मैं, फिर जाता हूं आई गो करेंगे, आई गो मैं जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं तो आई स्कूल टू गो, ऐसा नहीं कर सकते ना, आई स्कूल टू गो थोड़ी करेंगे, आई गो टू स्कूल करेंगे। आई स्कूल टू गो नहीं होगा कि मैं स्कूल जाता हूं तो पहले मैं का लिखोगे, फिर स्कूल का लिखोगे, फिर जाता का लिखूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। शब्दों क्रम राइट होना चाहिए। फिर स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग में, अब स्पेलिंग में देखिए एक तरीका है, अंग्रेजी में तो सीधा बता देंगे कि अध्यापक आता है, उसमें होता का अध्यापक आता है, पिताजी आता है, प्रिंसिपल साहब आता है, माताजी आता है बोलते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में जो है उतना हिंदी वाला शिष्टाचार नहीं चलता, उसमें बोल देंगे द प्रिंसिपल इज कमिंग, यानी प्रिंसिपल आ रहा है। और हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं। क्योंकि जब हम बहुवचन में बोलते हैं, प्लूरल नंबर में बोलते हैं, तो अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए बोलते हैं कि प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, प्रिंसिपल इज कमिंग। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, अध्यापक जी आते हैं तो इसका मतलब कई सारे अध्यापक का टीचर्स नहीं लिखेंगे आप, कि अध्यापक आते हैं द टीचर्स आर कमिंग हो जाएगा, है अध्यापक जी आते हैं द टीचर्स कम, ऐसा नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे द टीचर कम्स, एक वचन करता, जैसा रूल होता है ना, आपको इसलिए टेंस पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि स्पेलिंग का ध्यान देना बहुत जरूरी है, स्पेलिंग गलत ना होने पाए हमारी, उससे बहुत बड़ा विकृति आ जाती है। अब रिवीजन का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट करना, यानी जो रिवीजन करेंगे आप, जो दोहराएंगे चीज़ों को, एक बार पढ़ेंगे तो उसको रिवाइंड करना है। जैसे वीडियो को आपको मेरे कम से कम 4 बार रिवाइंड करना, मैं आप बता रहा हूँ 4 बार अगर देखेंगे तब दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगी कि 1 2 3 4 5 कैसे स्टेप में क्या क्या ध्यान देना है, सावधानी क्या देना है, ये सभी के लिए ज़रूरी है। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, उसमें गलतियां सुधारेंगे। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार आपकी गलती सुधरेगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में एक्यूरेसी की जो है क्षमता वो बढ़ेगी, ठीक है। तो रिवीजन भी बहुत जरूरी है, इसमें कुछ लिखकर समझाया नहीं जा सकता है। रिवीजन माने रिवीजन होता, आप जानते हैं, जब आप गलती करेंगे दोबारा सुनेंगे, अगर नहीं आपको देखिए, अगर रिवीजन नहीं करना तो एक काम करना है, अपनी चीज़ों को बोलिए, वीडियो देखिए, वीडियो बनाइए या सीधा जो है ऑडियो में बोलिए, फिर उसको सुनिए, ठीक है। फिर देखिए कितनी गलतियां उसमें होती हैं, सेंटेंस को फटाफट बोलिए, फिर उसको सुनिए, अब जो गलतियां हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, अगली बार वो अपना ही करेंगे। इस तरह से रिवीजन करते समय हम इंप्रूवमेंट करते हैं। अब 2 और बचे, वो समझ लीजिए, इसके बाद एंड करते हैं। अब आखिरी में हमारा 16 नंबर जो है वो आ गया है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जो मेन वर्ब हमारी, इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, FINITE, फाइनाइट वर्ब।
आप इसको फाइनाइट वर्ब को मुख्य क्रिया भी बोलते हैं, जिसके 3 फॉर्म है। ज़्यादातर लोग मेन वर्ब हम बोलते हैं, देहात में अपने यहाँ जो हिंदी भाषी 4-5 स्टेट हैं उनमें लोग मेन वर्ब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फाइनाइट जो है बुक में लिखा रहता है, लोग गौर कम करते हैं। FINIT, फाइनाइट माने मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट परफेक्ट। जैसे आप बनाते हैं पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम लोग करते हैं ना, उसे बोलते हैं थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक्चुअली प्रेजेंट, पास्ट और जो फ्यूचर होता है वो टेंस में होता है ना, तो उसी मुताबिक मैं बताने वाला हूँ आपको कि प्रेजेंट, ये देखिए जो फर्स्ट फॉर्म है, फिर सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म जो लगेगा वो प्रेजेंट में लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे लगेगा, ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट पे लग जाएगा आपका, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लग जाएगा, इसी में ING लगा देंगे तो, ठीक है। और पास्ट में जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में उसका यूज हम लोग करते हैं। और थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्म जैसे ही हैज़ गॉन, जा चुका है, इट इज रिटन, ये लिखा हुआ है ना। और ये जो थर्ड फॉर्म है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, थर्ड फॉर्म को आप एडजेक्टिव के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप बोलना मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, ये तो वर्ड हो गया। अब उसी में वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, डिलाइट का डिलाइटेड जो होता है, जो क्रिया की तीसरी फॉर्म है वो भी एडजेक्टिव बनती है। आई एम डिलाइटेड, मैं खुश हूँ, मतलब जो हो चुका है आपके साथ वो थर्ड फॉर्म में होता है ना। जैसे मैं घायल हूँ, आई एम इंजर्ड, मैं घायल हूँ। मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड। जो थर्ड फॉर्म होता है विशेषता भी बनता है, एडजेक्टिव भी बन जाती है। जैसे मैंने इधर क्या लिखा, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। अब लॉस्ट माने खोई हुई हो जाता है, लूज माने खोना, लूज, लॉस्ट ऐसा पढ़ते हैं। तो आई फाउंड माने मैं पाया, तो सब्जेक्ट बाद देखो जो वर्ब है, फाइंड, फाउंड। अब यहाँ फाउंड माने पाया, वर्ब है सेकंड फॉर्म में, और यहाँ फाउंड मतलब पाई हुई हो जाएगा या पाया हुआ, ठीक है। इट इज फाउंड, ये पाया गया है, ये पाया हुआ पेन है, इट इज फाउंड पेन, ऐसा पाई हुई पेन है। तो पाई हुई जो होगा या जिस चीज़ को प्राप्त हो जाएगा, मैं थका हुआ हूँ, है ऐसा हुआ है, तो हुआ वाले में थर्ड फॉर्म जो अपना होता है, इसको पार्टिसिपल बोलते हैं लोग, पास्ट पार्टिसिपल। ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है। इसे लिखा है आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, खोई हुई पेन, उसके नाउन के पहले आप लगा दीजिए थर्ड फॉर्म, क्लियर हो जाए क्या चीज़ लिखी हुई है। देखो गॉन माने गया हुआ, रिटन माने लिखा हुआ, डन माने किया हुआ। आप बोलते नहीं कि इट इज़ डन, हाँ डन, ठीक है, हो गया समझो। लॉस्ट माने खोया हुआ, फाउंड माने पाया हुआ, इस प्रकार भी कर सकते हैं। इट इज़ डन, ये किया हुआ है। आगे इट इज रिटन स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट कैसी है, रिटन माने लिखी हुई, तो आपको लिखी हुई, किया हुआ, खाया हुआ, ईटन फूड है, खाया हुआ है, ठीक है। और आगे ड्रंक वाटर है, पिया हुआ पानी है। इस प्रकार इसका भी यूज कर सकते हैं। तो आपको क्रिया के रूप का जो है, जो क्रिया की फॉर्म है, उसका सही यूज करना है, बहुत ज़रूरी है। अब हमारे साथ आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन आपको याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, लेकिन यह है कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल था। और बड़ा हिम्मत करना पड़ता, बड़ा मेहनत लगता, समझ लीजिए, बड़ा डेडिकेशन है। और 40-45 मिनट नॉन स्टॉप बोलना इतना आसान काम होता नहीं है। आपके लिए बोला जा रहा है, आप हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करने पर हमें आत्मबल मिलता है, हमें हौसला मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रांसलेट आप करते हैं, तो ये गलतियाँ जो होती हैं, जो गलतियाँ हम करते हैं, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जो एलिमेंट्स होते हैं ट्रांसलेशन के लिए, वो यही पॉइंट्स थे, यही बिंदु थे, ये स्मरणीय तथ्य हैं, जिनको आपको ध्यान दे करके आगे ट्रांसलेट करना है, लिखना है, पढ़ना है। बोलते समय इन बातों को आपको बेसिक स्तर पर ध्यान देना है, क्योंकि जब बेसिक ये आ गया ना, इतना जितना बताया, तो एडवांस्ड इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल हल्का सा आपको केवल मोड़ देना पड़ता है, फटाफट आप तड़ातड़ बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए, बेसिक ग्रामर में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी बनाया, तो सेक्शन बी में आपका इंपॉर्टेंट था। अब सेक्शन भी ए हम लोग करेंगे, ठीक है। सेक्शन बी में इतनी सारी चीज़ें जो हमने बताया कि आपको उस पर आपको ध्यान देना है। और सेक्शन ए तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, रोज पढ़ा रहे हैं, पर डे पढ़ा रहे हैं आपको, तो सेक्शन ए पर हम लगातार काम करेंगे। सेक्शन बी के लिए आपको ध्यान देना है कि जो हमने आपको बताया उस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, ताकि आपको तकलीफ ना हो। हम इसलिए मेहनत इस पर कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात तो आपको जानते ही हैं कि हाँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, चाहे पैसे का और चाहे समय का, कहीं कहीं पर दोनों लगता है, समय और पैसा दोनों देना पड़ता है, क्योंकि बिना कुछ खोए हुए कुछ पाया नहीं जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पैसा मुझे नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम अपना आप समय दीजिए, जो कि बहुत बहुमूल्य है हमारे आप दोनों के लिए। टाइम इज मोर प्रेशियस थिंग दैन एनी अदर थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।